मेरा नाम अहमद अली नकवी है और आई बी टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के हम क्लासेस लेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्टरी, पहले 20-25 मिनट इंट्रोडक्टरी पे जाते हैं ज़रा। अब मेरा बेसिकली मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में है और मेरा एमफिल आईआर में है, बट आई टीच पॉलिटिकल साइंस हेयर और आई टीच इन पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और यहाँ पॉलिटिकल साइंस कोई 4 साल से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को। करंट अफेयर्स भी हैं, बट मोस्टली मैं पॉलिटिकल साइंस दोनों ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। नाउ करंट अफेयर्स, अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ऑब्वियसली उसका थोड़ा डिफरेंट एक होती है, डिस्कशन डिफरेंट होती है, उसकी क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, उसकी रीडिंग स्टफ डिफरेंट होती है। ओके, मैं इसको करता हूँ जी दोबारा। अब बताइएगा साजिद, अब आवाज का मसला कुछ क्लियर हुआ? ओके, ठीक हो गया। ओके, ग्रेट जी। बच्चों, वॉल्यूम ऊंचा कर लो, किसी ने मशवरा दिया आपको। अच्छा, पॉइंट इज हम उसको वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सो पॉइंट इज हम यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा और उसको हम सोर्सेज भी डिफरेंट होंगे। मुझे बताइएगा, आप में से किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है पहले? इज देयर एनीबडी हु हैज स्टडीड एज अ मेजर और माइनर, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो? यस, देयर आर सम। यस, एज अ माइनर ठीक है। नो, नॉट एट ऑल। ओके, देयर इज नो यस। आई डोंट सी। एक अद यस आया मेरे ख्याल में। फर्स्ट लेक्चर ऑन पॉलिटिकल साइंस एवर। ओके, गॉड, आई होप इट्स नॉट द लास्ट वन। ओके, कोई भी नहीं है आई गेस। एक है, जिशान ने पढ़ी है, सीरो जिशान है। आईआर एहसानुल हक ने पढ़ी है। जजेब, आपने भी आईआर ही तकरीबन पढ़ी है। डीएसएस इज आईआर। लेट्स सी जी, एज अ माइनर पढ़ा है। दरिया नजफ ने भी पढ़ा है, सबा ने पढ़ा है, जजेब। ओके, 99 बच्चे। यस, 2 कोर्सेज ऑन ग्रेड, दैट्स गुड। ओके, अब लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखा है? दोज हु हैव नॉट सीन इट, प्लीज अगर आप कमेंट कर दें। दोज हु हैव नॉट सीन द पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, मुझे आइडिया हो जाए कि बच्चों ने देखा नहीं देखा। ओके, लेट्स सी जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरा सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा, इफ यू अलाउ मी 10-15 मिनट्स। तो मैं सिलेबस को थोड़ा सा पेपर पैटर्न से लिंक करूंगा और ओके, आप सवाल आए जी, आप पूछें गेम ऑफ थ्रोन देखा है किसी ने? ये नहीं पूछ रहा वो आपसे सवाल। अच्छा, हम सिलेबस देखते हैं और सिलेबस वाइज हम पेपर को देखेंगे और साथ ही पूछेंगे कि आपका जो सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को हम जरा देखते हैं। सिलेबस अगर आप देखें तो मैं उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जो पेपर 1 है उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। देयर आर 3 जो कंटेंट्स में लिखे हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो भी 3 सेक्शन होते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के बारे में होता है और जो एमसीक्यूज हैं वो 20 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं और 20 एमसीक्यूज 20 मार्क्स वो कंपलसरी होता है आपके पास। देन द सेकेंड सेक्शन इज अबाउट बेसिकली अबाउट दी थिंकर्स। उसमें 2 तरह के थिंकर्स हैं कोर्स में। एक है वेस्टर्न थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स। अच्छा, थिंकर्स तो कोई भी हो सकता है, एवरी इंडिविजुअल इज अ थिंकर, बट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देन मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स। जैसे अगर मैं वेस्टर्न की एग्जांपल लूं तो आपने शायद नाम सुना हो प्लेटो का, अफलातून जिसको हम कहते हैं, अरिस्टोटल जिसको अरस्तु कहते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, शायद उनका नाम ना सुना हो आपने, बट कार्ल मार्क्स का नाम आपने शायद सुना हो। कार्ल मार्क्स है हमारे कोर्स के अंदर। और इस तरह से डिफरेंट थिंकर्स हैं। डिफरेंट थिंकर्स जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, यूरोपियन थिंकर्स हैं, वेस्ट से थिंकर्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं अपने कोर्स के अंदर। फिर मुस्लिम थिंकर्स हैं हमारे कोर्स में जो इस सेक्शन में आते हैं। मुस्लिम थिंकर्स में जैसे आपने शायद नाम सुने हो अल फराबी का, अल मवारदी का, इमाम गजाली का,
और रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, ये डिफरेंट थिंकर्स हैं, शाह वलीउल्लाह वगैरह हैं, तो ये डिफरेंट मुस्लिम थिंकर्स भी हमारे कोर्स में, यस इब्न खल्दून, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जी, शायद कुछ नाम मुझसे स्किप भी हो जाएं जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे, बट डिफरेंट थिंकर्स हैं। वेस्टर्न और मुस्लिम थिंकर्स पे सवाल आते हैं 4 और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 2। You have to attempt 2 questions out of total of 4 questions. These 4 questions are from Western and Muslim ones. Within Western और Muslim क्या डिवीजन होती है? Mostly ordinary डिवीजन तो ये होती है 2 questions from Western, 2 from Muslims. लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सारे वेस्टर्न से दे दे, सारे मुस्लिम से दे दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, सिलेबस में भी लिखा हुआ है और ऐसा होगा भी नहीं। हाँ, वेस्टर्न थिंकर्स पे फोकस ज्यादा करें बिकॉज उस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पिछले 2 साल से मुस्लिम थिंकर्स पे कोई सवाल नहीं आया, देयर वाज नो क्वेश्चन, तो वो उस पे बाद में आएंगे। मुस्लिम थिंकर्स आर इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट आर वेस्टर्न थिंकर्स। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आप थ्योरी उनकी पसंद कर सकते हैं इफ यू लाइक इट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न थिंकर्स और मुस्लिम थिंकर्स पे मिलाकर 4 सवाल और उनमें से 2 करने होते हैं। अच्छा, मैं फिर रिपीट करूं, उनमें वेस्टर्न थिंकर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मुस्लिम थिंकर्स आर लेस इंपॉर्टेंट। जाहिर मैं सवाल बिल्कुल ये सिलेबस एक्सप्लेन कर दूं, फिर आखिर में आपको दूंगा 5 मिनट, आप सवाल पूछिएगा उस पर। The third section is about the basic concepts of political science. When I say basic concepts of political science, तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती हैं चीजें जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, लॉज, लिबर्टी, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स, सॉवरेनिटी, फेडरेशंस, यूनिटरी, फाशिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे लफ्ज आपने यकीनन कहीं ना कहीं सुने होंगे। इन तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और इन बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इनके ऊपर जो है वो सवाल आते हैं 3 और आपने करने होंगे 2। तो यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। याद रखिएगा, इन सीएसएस पॉलिटिकल साइंस एवरी क्वेश्चन इज अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन करने के बाद 40 मार्क्स यहां से, 40 यहां से और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, तो ये टोटल 100 बन जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी, दीज आर बेसिक थिंग्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिक थ्योरी कह लें आप इसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसमें स्टेट, गवर्नमेंट, लॉज, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, फेडरेशन, ह्यूमन राइट्स लिखा हुआ है ने, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो होते हैं हमारे पास, और उन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 3 सवाल आते हैं और उनमें से 2 करने होते हैं। कंटेंट्स आप देख सकते हैं, बट उनमें से मैंने कुछ की आपको बता दिए टर्म्स। 3 में से 2, यहां पे चॉइस कम होती है। पहले इस वेस्टर्न और थिंकर वाले सेक्शन में चॉइस ज्यादा होती है, उसमें से 4 में से आप 2 करने होते हैं। यहां ज्यादा चॉइस है, यहां पे चॉइस कम होती है। फिर पेपर 2 में जब जाते हैं आप, उसके अंदर अगेन पहला क्वेश्चन इज अबाउट एमसीक्यूज। अच्छा, आपको ये तो पता है ना, आपको ये तो आइडिया है ना कि जो पेपर 2 पेपर होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक मैं थोड़ी देर बाद रिपीट करूंगा दोबारा उसको, आप आगे से नोट कर लें, आगे से करना। ये देखिए 200 नंबर होते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये बात में ना कहिएगा कि सर ने नहीं बताया था, 200 नंबर के हैं। जस्ट फाउंड आउट, ग्रेट। ओके, सो 200 नंबर का पेपर होता है जी, तो 100 नंबर 1 और 100 नंबर 1, 200 का। फाइन, नाउ 20 मार्क्स एमसीक्यूज के, और उसमें से एमसीक्यूज उसी कंटेंट में से आएंगे। सेकंड सेक्शन इज, उसमें सेक्शन बना होता है, और इस सेकंड सेक्शन के अंदर आपको, अगर आप इफ यू विल फाइंड आउट, तो आपको नजर आएगा वहां पे होते हैं कोर्स में जो लिखा हुआ है वो है डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स। वो स्टेट्स जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स। 4 पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं हमारे कोर्स में, यूके, यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इनमें 4 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और इनमें से सवाल करने होते हैं आपने। सवाल आते हैं इनके ऊपर 2 और आपने करना होता है 1। देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 1। उसमें डेवलप्ड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं,
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यूके, यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी, और साथ एक और सेक्शन होता है ग्लोबल गवर्नेंस का, जिसमें शॉर्ट सा सेक्शन है। ये शॉर्ट सा सेक्शन है, और शॉर्ट सा इस सेंस में कि इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कि उनका इंटरनेशनल गवर्नेंस का जो रोल होता है वो इन पे सवाल हार्डली कोई 2-3 साल बाद एक सवाल दे देता है या एक नोट आ जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम्स, यूके, यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी। स्मोक में खटक ने लिखा जी ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर का भी है। यस, आई एम नॉट प्रिसाइजली श्योर कि शायद जर्मनी है वहां पे कि नहीं है, बट यूके, यूएस और फ्रांस हैं उसके अंदर, और कंटेंट सेम होंगे, लेकिन उस पे क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट होती है वहां पे, और उस पे आंसर थोड़ा डिफरेंट होता है। होंगे यही सिस्टम्स, बट उन पे सवाल डिफरेंट होंगे और उनका आंसर भी डिफरेंट होगा। ये बस ध्यान में रखिएगा। तो इन दोनों पे मिलाकर 2 सवाल आएंगे, और उनमें से आप एक आप एक जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। Aisha, my answer to that question is just because of this, should we opt constitutional law? I don't think so जी, because I don't think so कि सिर्फ इस बुनियाद पे आप करें, आप उसको सब्जेक्ट को देख के करेंगे, आपने वो अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। बजाय आप लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, कंटेंट ओवरलैप करेगा बट आंसर नहीं करेगा ओवरलैप, थोड़ी उसमें डेप्थ ज्यादा है, मैं अगर इस तरह से कहूँ उसमें थोड़ी डेप्थ ज्यादा है। थोड़ी डेप्थ ज्यादा होने से मतलब यह है कि थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ता है माइनर में, यहाँ पे हम थोड़ी सटी तौर पर डिटेल में जाते हैं। नहीं आरिफ अभी मैं इस पे नहीं आया, अभी आ रहा जी। 20 मार्क्स से एमसीक्यूज होते हैं, आगे चलते हैं जी। कुरतलैन, यू हैव टू फाइंड इट फॉर योरसेल्फ, बट मुझे कंस्टिट्यूशनल लॉ का ज्यादा आइडिया नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन बड़े आते हैं। क्रिमिनोलॉजी में नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कंस्टिट्यूशनल लॉ से कंपेयर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको। नाउ द थर्ड सेक्शन इज अ डिटेल्ड सेक्शन, वो डिटेल्ड का सेक्शन है। नाउ इस सेक्शन में डेवलपिंग स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और डेवलपिंग स्टेट्स में आ जाती हैं जो आरिफ आपने ऊपर लिखी हुई हैं, टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना। डेवलपिंग स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर रिपीट कर रहा हूं, टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना। ये 5 मुल्क हैं जिनके पॉलिटिकल सिस्टम्स हमारे कोर्स के अंदर हैं। प्लस अब इस सेक्शन में देख लीजिएगा और कौन कौन से, प्लस पाकिस्तान अफेयर्स है इसमें। अब पाकिस्तान अफेयर्स से क्या मतलब है? देयर आर थ्री काइंड ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू पाकिस्तान अफेयर्स। जी उस्मान, डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑब्वियसली। चाइना डेवलपिंग स्टेट्स में आता है। ये हमने लॉजिक नहीं पूछनी कि उन्होंने क्यों डाला सिलेबस में, हमने वो क्या कहते हैं, डू इन रोम एज द रोमन्स डू, उन्होंने डाल दिया, हमने मान लिया। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर 3 तरह के टॉपिक्स हैं। 1, द रोल ऑफ द 3 पर्सनैलिटीज इन पाकिस्तान फॉर्मेशन। पाकिस्तान की फॉर्मेशन के अंदर 3 पर्सनैलिटीज का क्या रोल रहा, और वो बड़ी हिस्टोरिकल है, हम बचपन से पढ़ते हैं, पता नहीं पहली क्लास से शुरू करते हैं और अभी तक पढ़ रहे होते हैं। इल्लामा इकबाल, सर सैयद एंड जिन्ना। इल्लामा इकबाल, सर सैयद, जिन्ना, इन तीनों पर्सनैलिटीज का पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम की कंट्रीब्यूशन में क्या रोल है वो आपने पढ़ना है। और रोल वही होगा जो 5वीं क्लास में पढ़ा था, जो फिर दोबारा 10वीं में पढ़ा, फिर दोबारा FSC में पढ़ा, अब दोबारा वही पढ़ेंगे, सेम रोल होगा, कोई चेंज नहीं हो जाता सारा। सो 21st सेंचुरी में आ गया, जिन्ना साहब का कोई नया रोल नहीं आ गया, वही रोल होगा। सो वो आप जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ेंगे। 3 पर्सनैलिटीज का रोल इन पाकिस्तान, तो मैं इसको कहता हूं प्री पार्टीशन का जो पोर्शन है। लेकिन सारा प्री पार्टीशन नहीं, सिर्फ 3 लोग, सिर्फ 3 लोग। यस, पाकिस्तान अफेयर्स वाला आंसर, जो पाकिस्तान स्टडी वाला आंसर है, वही यहां पे लिखना है, कोई इसमें चेंज नहीं करनी। सेकेंड इज पाकिस्तान के बनने के बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशन की पाकिस्तान की हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारे कितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में? जल्दी से कोई मुझे बता दे, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव?
वैसे तो 4 रहे हैं जी, एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी था 1972 वाला, लेकिन मेनली 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। यस, नहीं 35 को नहीं कहते, 35 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इट वाज एन एक्ट। हमारे पास 1956, 62, 73 ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, और 72 वाला जो है वो उसको हम इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट एनीवे 3 कॉन्स्टिट्यूशन 56, 62, 73, इन 3 कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर सवाल आते हैं, इनका अक्सर कंपैरिजन आ जाता है, या इनकी इस्लामिक प्रोविजंस का कंपैरिजन आ जाता है, या इन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर नहीं 35 का एक्ट नहीं है हमारे कोर्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान बनने के बाद का कॉन्स्टिट्यूशन, ये 35 एक्ट पाकिस्तान से पहले बना था, पाकिस्तान बनने के बाद में 56, 62, 73 बस उनका कंपैरिजन, उनकी इस्लामिक प्रोविजंस का कंपैरिजन, उन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में जो प्रॉब्लम्स थी वो, द प्रॉब्लम्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, और की अमेंडमेंट्स इन इट। और की अमेंडमेंट्स में सारी नहीं, 18th अमेंडमेंट के ऊपर आप पढ़ेंगे। केसेस नहीं है हमारे कोर्स में, मानूर केसेस नहीं है हमारे पास। मैं फिर रिपीट करूं जी, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मेक, उनका कंपैरिजन वगैरह, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस एंड चैलेंजेस, प्लस 18th अमेंडमेंट, रीसेंट अमेंडमेंट्स, बट ऑब्वियसली 18th अमेंडमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बाकी अमेंडमेंट्स आप नहीं करते। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे कोर्स में है। एंड लास्टली पाकिस्तान से लेकर, नो यस मुस्तफा, ये पूछा जा सकता है, यस एग्जैक्टली, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चैलेंजेस में वो ये भी आ जाएगा ना कि क्यों डिले हुआ, बिकॉज चैलेंजेस की बात हो रही है। और थर्ड सेक्शन जो है पाकिस्तान से रिलेटेड, जो अंदर एक पॉइंट है वो है पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल इश्यूज, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज। उसमें टाइटल ये नहीं लिखा हुआ, बट जो इश्यूज लिखे हैं वो यही हैं। मिसाल के तौर पर हमारा रिसेंट इश्यूज में अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशन का एक इशू है, जुडिशरी का रोल है एक प्रॉब्लम, हमारे यहाँ फेडरेशन के इश्यूज हैं, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, नेशनल इंटीग्रेशन हो सकती है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान हो सकता है। ये 4-5 मेन इश्यूज जो हैं, ये जो हम अगेन शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल इश्यूज हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, की पॉलिटिकल इश्यूज, मानूर अगर आप ये सवाल देखेंगे इसमें आपको समझ आ जाएगी। की पॉलिटिकल इश्यूज इंक्लूड सिविल मिलिट्री, उसके बाद रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, नेशनल इंटीग्रेशन, जुडिशरी का रोल, फेडरेशन का इश्यूज, सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल की डिबेट, इस तरह के जो करंट पॉलिटिकल डिबेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। पूरा एवोल्यूशन हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ करंट ये इश्यूज। हिस्ट्री में हमारे पास प्री पार्टीशन में 3 लोग हैं और 7 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, सारा एवोल्यूशन हमारे कोर्स में नहीं है। और फिर पॉलिटिकल इश्यूज करंटली कौन से हैं, ये सारे इश्यूज तो आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। ऐसा है, डू यू रीड दीज इश्यूज इन करंट अफेयर्स और नॉट? यू डू, एग्जैक्टली। पाकिस्तान अफेयर्स में भी है, करंट अफेयर्स में भी है, यहां भी रिपीट हो रहा था। अगर आपको याद हो, मेरा आपके साथ जब करंट अफेयर्स में बिल्कुल शुरू में एक लेक्चर होता है, तो उसमें जब मैं आपको बताता हूँ शुरू से, तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो करंट अफेयर्स है वो रिलेट करता है पॉलिटिकल साइंस के साथ भी और पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी। तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं ये करंट अफेयर्स में भी हैं और यहाँ भी हैं। सिविल मिलिट्रेशन हम आपसे भी पढ़ेंगे, किरण आप लोग 3 दफा पढ़ चुके हैं, 3 दफा, तो मेरे ना ख्याल चौथी दफा आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा ही हुआ है, कल तीसरा लेक्चर हुआ था आपका। चलिए 2 दफा हो गया, 2 दफा काफी नहीं है। नहीं मैंने नहीं पढ़ा ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आखिर में देखेंगे, वी विल, हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अमीर हमजा आप वीकेंड से नहीं थे? वीकेंड में थे? ओह सॉरी, मैं मिक्स कर, वहां भी एक अमीर हमजा। ओके जी, मैं पढ़ाऊंगा जी, मैं पढ़ाऊंगा। जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए पढ़ाऊंगा, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं पुराने बच्चों को परेशान कर रहा था, नए बच्चों को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, सो ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। देन लास्ट सेक्शन इज थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेक्शन है। उसमें 2 टॉपिक हैं सिर्फ हमारे कोर्स में, देयर आर ओनली 2 टॉपिक्स रिलेटेड टू आईआर सेक्शन। वन इज अगेन पाकिस्तान से रिलेटेड है, फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स। एक टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स, वो फैक्टर्स जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे इकोनॉमी है, जैसे टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री है, लीडरशिप है। ये पढ़े हुए अपने करंट अफेयर्स में?
एनीहो नहीं पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा, वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फैक्टर होता है, ज्योग्राफी फैक्टर होता है, इकोनॉमी फैक्टर होता है, हाउ दे इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, ये हम देखेंगे। साथ ही एडिशनली एक और टॉपिक है और वो है कोल्ड वॉर। वैसे वो जियो स्ट्रेटेजिक में सिर्फ ज्योग्राफी एज फैक्टर आ जाता है इधर, तो हम उसको जरा ज्योग्राफी के अलावा और पॉइंट भी लिखेंगे उसके अंदर, इकोनॉमी की बात करेंगे, बाकियों की बात करेंगे। कोल्ड वॉर, जी मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा बोर्ड की इंशाल्लाह। सो कोल्ड वॉर जो है ये भी हमने डिस्कस करना है। एक ब्रीफ सी एक टॉपिक होता है इसके अंदर, कोल्ड वॉर की हिस्ट्री, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऑनवर्ड्स है। सो दिस इज कोर्स ही, इसके अंदर अब ये तमाम है, ये जो डेवलपिंग स्टेट के क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफेयर्स है, ये जो आयर के 2 टॉपिक्स हैं, इन तमाम पे सवाल आते हैं 5 और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 3। यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड वॉर्स नहीं है इसके अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की डेवलपमेंट है, वर्ल्ड वॉर्स नहीं है। सो डेवलपिंग स्टेट्स, पाकिस्तान अफेयर्स और आईआर सेक्शन, टोटल पे सवाल होंगे 5 और उनमें से करने होंगे 3। अच्छा, यूजुअली पैटर्न ये होता है इन 5 में से मोस्टली सवाल होते हैं, कम से कम 2 या 3 सवाल होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। एक सवाल यहां से आ जाता है या यहां से आ जाता है या 2 सवाल यहां से आ जाएंगे, बट पाकिस्तान के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस पेपर 2 के लास्ट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अबाउट पाकिस्तान। यूजुअली ये पैटर्न है, उसकी मर्जी वो कहीं से भी दे सकता है, बट पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज अगर पाकिस्तान पे फोकस करेंगे तो ये आपको यहां भी हेल्प करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, और बाकी जो आप बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह रखेंगे या और ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं तो उसके अंदर भी आपको हेल्प कर सकता है। दिस इज व्हाट इज जी। यहां भी एमसीक्यूज तो दोनों में है, उसके अलावा 2 सेक्शन यहां पेपर 1 में है, 2 सेक्शन पेपर 2 में है। यहां पे 4 में से 2, 3 में से 2, वहां पहले 2 में से 1 और फिर 5 में से 3। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर जी। लेट मी गो फॉर सोर्सेज और फिर मैं आपके आखिरी सवाल इकट्ठे लेता हूं, या लेट मी फर्स्ट आस्क क्वेश्चन। इस सिलेबस से पूछने फिर हम सोर्सेज पे जाते हैं, सिलेबस से सवाल ले लेता हूं जल्दी जल्दी। सर इसमें करंट अफेयर डेवलपमेंट भी आती हैं या बस ऑलरेडी डिफाइंड सिलेबस होता है? नहीं, जाहिर सिर्फ यहां पे करंट इश्यूज आ सकती है डिबेट, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज में, बाकी करंट डिबेट नहीं होती। जी मुस्तफा, यू कैन अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स। यस, कोई एक सवाल और भी किसी ने पूछा था, अगर आप पूछना चाह रहे हैं पूछ लें जी, सिलेबस के हवाले से। जी हमारा पैटर्न ये होगा, हम इसी तरतीब से चलेंगे, पहले वेस्टर्न थिंकर पे, फिर मुस्लिम पे, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पे, फिर इस तरतीब से चलेंगे। हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज वेबसाइट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड, और पास पेपर उसमें बड़े हेल्पफुल होते हैं। राबिया जी, पासिंग मार्क्स दोनों को मिला के होते हैं, कंबाइन होते हैं, 200 नंबर जब भी होगा तो पासिंग इकट्ठे होंगे। अगर आप क्वेश्चन अब पब्लिक करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि सबको सवाल भी समझ आ जाए, मैं जवाब सबको दे दूं। ना सिर्फ क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, नहीं मोस्टली सीधे आते हैं, मोस्टली। अभी सोर्स पे जाने लगा हूं जी। राबिया गूगल करें पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेबसाइट, कोई खास नहीं है। पासिंग मार्क्स जितने बाकी सीएसएस के होते हैं यहां भी इतने होते हैं, 33%। कोई खास वेबसाइट नहीं है, आके जनरली गूगल करेंगे आपको बेशुमार मिल जाएंगी। चैट बड़ी कीजिएगा सर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस स्पेशली अबाउट आर्टिकल 370 आ सकते हैं, अगर आएंगे तो किस तरह से? सायरा बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उस पर सवाल मेरा नहीं ख्याल कि यहां आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आ सकता है अगर वहां इंडिया कोर्स में, यहां पे उसके चांसेस कम है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, अभी सारे टॉपिक में नहीं बता सकता उनमें किस तरह का सवाल आएगा। ये जब हम टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा कि तो क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन अभी बात करना फजूल है उसके ऊपर। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, किस एंगल में सवाल आ सकता है। वेस्टर्न मुस्लिम थिंकर्स पोर्शन सीम बिट रिलेटेड टू फिलॉसफी, इट इज मुनीसा एक्चुअली पॉलिटिकल फिलॉसफी। कोर्स में जो टाइटल है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, इट्स एक्चुअली पॉलिटिकल फिलॉसफी। Is it possible to prepare it in 2 months with all dimensions covered? Yes, obviously, 2 months is too much. You can, अगर आप लेक्चर के अलावा करना चाहते हैं, it should not take more than 15 to 20 days.
इन एडिशन टू लेक्चर्स, मैक्सिमम 15 डेज। एवरेज स्कोर उमर वेरी करता है। लास्ट ईयर का एवरेज स्कोर अगर मैं बात करूं, समवेयर अराउंड 120, समवेयर अराउंड 120 एंड अराउंड। जो मेरे देखा था, कुछ 40-50 ट्रांसक्रिप्ट मैंने देखी हैं लास्ट ईयर, जो मुझे याद हैं। देखी तो मैंने ज्यादा है, बट याद नहीं है। अमीर हमजा मैंने स्कोरिंग के हिसाब से बता दिया, रफली एवरेज यही होती है। यस किरण, यस 67 है, ये 68 है, 67 है शायद, इतना ही है। इसमें क्रैमिंग ज्यादा है। जाहिद ने पूछा, देखें क्रैमिंग तो आप मैथ को भी लगा सकते हैं जाहिद, क्रैमिंग का कोई फार्मूला नहीं होता। बाद लोग करंट अफेयर्स को क्रैमिंग लगा लेते हैं। आप क्रैमिंग लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, दोनों ऑप्शन है। नो जी, आई डोंट टीच कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इज द सिलेबस सेम विद पीएमएस? उस्मान, थैंक यू फॉर आस्किंग अ गुड क्वेश्चन। जो पीएमएस के बच्चे हैं जी, पूरे पाकिस्तान से आप लोग होंगे, मोस्टली पंजाब से तो नहीं होंगे, बट पीएमएस का सिलेबस इसका 70% सिलेबस है। यानी पीएमएस में सिलेबस कम है, इसमें सिलेबस ज्यादा है, और उसका एग्जाम पैटर्न में ये सेक्शंस नहीं होते, सिर्फ ये डिफरेंस है। बट अगर आप सीएसएस का कर लेंगे, पीएमएस विल बी 95%, 96% कवर हो जाएगा। 4-5 टॉपिक हैं जो डिफरेंट है, बाकी सारा वही है। योर फ्रेंड एट 135, अच्छा ठीक है, रही है, मैंने एवरेज 120 में बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि क्योंकि मैंने 120 से कम, 100 से कम मैंने कोई नहीं देखा, और हाईएस्ट मैंने देखे 155, 150 नहीं, 155 नहीं, 165, 165 देखे। इट्स प्राइमरली रिदा कंसेप्चुअल, बट आप अगर क्रैमिंग करना चाहें तो कोर्स इतना बड़ा है, क्रैमिंग होगी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि क्रैमिंग हो पाएगी। विल यू फिनिश इट इन अक्टूबर? साथ मैं तो, मुझे तो आप कहेंगे 2 हफ्ते में मैं 3 क्लास लेके खत्म कर दूंगा। इट्स एक्चुअली आपकी, चूंकि बाकी ऑप्शनल कोर्सेज यहाँ बच्चों के चल रहे होते हैं, सो प्रोबेबली अक्टूबर में तो फिनिश नहीं होगा, इट विल गो ऑन इन नवंबर के मिड तक जाएगा, महीना लगेगा हमें। यहाँ 24-25 लेक्चर्स होंगे मुस्तफा यहाँ पे। आरिफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 24-25 लेक्चर्स। जोजीना इंशाल्लाह। अब्दुलरमान, ये आप लेक्चर लेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा इज इट बोरिंग और नॉट, बोरिंग और ब्रॉड है कि नहीं। अ लॉट ऑफ टाइम आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ती है तो ब्रॉड, कोई शक नहीं है, टॉपिक बड़े हैं, बट यू हैव टू हैव अ स्मार्ट स्टडी। यस उस्मान, आई लव टीचिंग, ऑब्वियस सी बात है। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मोस्टली एनालिटिकल आते हैं, लेकिन पेट को एनालिटिकल कम होते हैं, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव होते हैं। लेट्स मूव जी, आप आगे सवाल सोर्सेज पे आने लगे हैं। एवरेज स्कोरिंग मैंने बता दिया, शायद इट्स रफली अराउंड 120 के अंदर आते हैं। नो फरिया, वी हैव टू कवर बोथ वेस्टर्न एंड मुस्लिम बोथ। थैंक यू जाहिर। अभी थिंकर शुरू करेंगे, आप मुझे बताइएगा आज के लेक्चर के एंड पे, आपसे मैं 5 मिनट में सवाल लूंगा, इज इट क्रैमिंग और नॉट। मेरा आंसर है नो, यू डोंट नीड टू क्रैम इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। क्रैमिंग करेंगे मुश्किल हो जाएगी। नो हमीर हमजा, वी वोंट स्किप द लास्ट ईयर टॉपिक्स। हम कुछ टॉपिक, हम इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। आप ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर करेंगे, 20% जो इररिलेवेंट चीजें हैं हम उनको छोड़ देंगे यहाँ पे। लेट्स गो टू द सोर्सेज जी। इसको मैं तस्वीर ले लूं जरा, नासिर तुम ही तस्वीर ले लो, या मैं ले लूं? मैं लेता हूं। ओके, ले ली मैंने तस्वीर। मैंने ले ली ये पिक्चर, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेट्स गो टू द सोर्सेज। सोर्सेज पे जाते हैं। अब जरा सुनिएगा जी गौर से। पेपर 1 में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू रीड जुड हार्मन्स बुक। जुड हार्मन राइटर का नाम है, और उनकी बुक का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल, नहीं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए द बेस्ट बुक इज जुड हार्मन, एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। कोई बंदा यहां पे टाइप कर दे जी बोर्ड पे, मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। साजिद अभी उसके ऊपर आ रहा हूं। वेस्टर्न थॉट के लिए
थैंक यू साद। और ये राइटर का नाम है जुड हरमनजीत, साद ने नीचे लिख दिया नाम। थैंक यू आयशा। मुस्लिम थिंकर्स के लिए आई विल गिव यू रीडिंग माई सेल्फ। आपको रीडिंग मुस्लिम थिंकर के लिए मैं खुद दूंगा, सो यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स you will have to study मजरुल हक़्स बुक। इस सेक्शन के लिए मजरुल हक की बुक है और उसका टाइटल है पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इट इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जब आप डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो या डेवलपिंग के हो, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो रिलेटिवली बेटर किताब है दैट इज S.L. केले। S.L. केले, ये नाम मैं लिख देता हूं। और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस मेरे ख्याल में बुक का नाम है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, आप वो पढ़ सकते हैं जी। मैं वैसे उस पर आ रहा हूं। S.L. केले की बुक है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, वो रिलेटिवली बेटर है। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जी। थैंक यू आरिफ, आपने करेक्ट किया, तो आप उसको वहां से कर लीजिएगा प्लीज। सारे कॉन्स्टिट्यूशन बट मोस्टली कवर कर लेगा। ऑन पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीजें हैं आप उसको कवर कर सकते हैं फ्रॉम हामिद खान बुक, या अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान अफेयर्स कहीं से तैयार कर रहे हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हामिद खान की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फहीम, मैंने यही लिखा आपके हामिद खान की बुक में, ये वाला पाकिस्तान वाला पार्ट होगा, ये वाला, वो कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होंगे उसके पास। सो हामिद खान की बुक का नाम लिख लिया जिन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और उसके राइटर हैं हामिद खान। इसका 3rd एडिशन रेलेवेंट है। हामिद खान की बुक का 3rd एडिशन इज रेलेवेंट, बाकी जो है वो रेलेवेंट नहीं है आपसे। जरा मैं एक दफा नाम रिपीट करूं जी, आपके कुछ सवाल आ रहे हैं, उनका जवाब मैं भी दूंगा सारों का। बट वेस्टर्न थॉट के लिए मैंने कहा था जुड हार्मन का, आयशा ने लिख दिया वहां पे। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मजरुल हक का बुक थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिख दिया आयशा ने वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए S.L. केले मैंने लिख दिया, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए हामिद खान कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री 3rd एडिशन। ये सारी किताबें आई कैन प्रोवाइड यू इन सॉफ्ट, आई विल प्रोवाइड यू इन सॉफ्ट। ये जो किताबें मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपको मैं सॉफ्ट में दूंगा। अगर आप हार्ड में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, केले की बुक नहीं है मेरे पास, केले की बुक मेरे पास सॉफ्ट में नहीं है, बाकी सारी किताबें हैं मेरे पास सॉफ्ट में। आई कैन प्रोवाइड यू इन सॉफ्ट, आप परचेज भी कर सकते हैं। केले जाइए मनूर, मेरे ख्याल में वो भी होगी मेरे पास, मैं देख लूंगा। वैसे मैं देख लूंगा, अगर वो मेरे ख्याल में मेरे पास है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं उसके ऊपर, बाकी तो कंफर्म है जी। अच्छा, अब आते हैं 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये अब 2 पॉइंट सुनिएगा प्लीज, मैं अभी इसके ऊपर आ रहा हूं जी प्लीज। अब ऐसा अगर आपके पास है तो दैट विल बी ग्रेट जी रिदा, इट विल बी। अच्छा, अब सुनिएगा प्लीज। एक तो जो ये किताब पढ़ेंगे सारी, दीज बुक्स हैव नॉट बीन रिटन फॉर CSS, वो CSS के लिए नहीं लिखी गई। दीज बुक्स आर जनरली रिटन, वो जनरली लिखी गई हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आप इसकी बुक पढ़ेंगे, जुड हार्मन की बुक पढ़ेंगे, तो तमाम बुक आपके कोर्स में नहीं है। देयर आर ओनली सेलेक्टेड थिंकर्स, और हर थिंकर के अंदर सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। मैं फिर रिपीट करूं, हर बुक के अंदर सारे टॉपिक्स आपसे कोर्स में नहीं है, और हर थिंकर का जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आपके कोर्स में नहीं है। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन दैट। कहां सेलेक्टिव होना है, अब इसी लेक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मजरुल हक की बुक है 60 to 70% बुक आपके लिए कोर्स में रेलेवेंट नहीं है। ओनली 20 to 30% बुक इज रेलेवेंट टू योर कोर्स। अगेन, कौन से पार्ट रेलेवेंट है सिलेबस में देख लीजिएगा और उसको क्लास में देख लीजिएगा। सेम फॉर S.L. केले। S.L. केले की बुक इज टू लेंथी, और वो आपके लिए अगेन 60 to 70% डिटेल रेलेवेंट नहीं है।
30 to 40% रेलिवेंट हो जाएगी। हामिद खान की बुक 90% रेलिवेंट नहीं है, ओनली 10% पार्ट इज रेलिवेंट। कुछ चैप्टर्स हैं, 5-6 चैप्टर्स हैं जो आपके लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली आप ज़हन में रख लीजिएगा इस हवाले से। अब आते हैं मैं अपनी बुक के हवाले से जो मैंने कंपाइल की हुई है। अच्छा सुनिएगा प्लीज, मेरी जो किताब है आई हैव एक्चुअली कंपाइल्ड इट। ऊपर लिखा हुआ है, लफ्ज बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बाद में बच्चे फिर कहते हैं आपने बताया नहीं था। इट्स अ कंपाइल्ड बुक। कंपाइल का मतलब ये होता है आई हैव नॉट रिटन इट इन माई ओन आइडियाज, आई हैव एक्चुअली गैदर्ड द डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कंपाइल्ड देम टुगेदर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उनको मैंने पढ़ा नहीं है। आई हैव रेड इट, आई हैव गैदर्ड इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और कंपाइल। बट अगर आप ये कहें कि एग्जैक्टली मेरे अल्फाज होंगे और मेरा लेक्चर में जो अल्फाज है वहां पे नहीं मिलेंगे, तो मुझे कुछ ना कहिएगा, बिकॉज लेक्चर इज माई सेल्फ और वो बेसिकली मैंने कंपाइल किया है और उसके अंदर सारा कोर्स मौजूद है, ऑल ऑफ द कोर्स इज देयर। लेकिन उसमें अब सुन लीजिएगा, उस बुक के अंदर जो मेरी किताब है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड टाइम्स वालों ने पब्लिश किया है। माई सेल्फ एंड माई वाइफ इकरा हैज कंपाइल्ड इट। हम दोनों ने मिलकर कंपाइल किया है, मैंने और इकरा जलाल लिखा होगा, शी इज माई वाइफ, तो हम दोनों ने कंपाइल किया हुआ है। शी इज अ PhD इन पॉलिटिकल साइंस, मेरा MPhil है, तो शी इज सीनियर, बट ऑब्वियसली हम दोनों ने मिलकर उसको कंपाइल किया। नाउ ये जो दोनों ये किताब है मेरे वाली जो मैंने कंपाइल की है, इस बुक के अंदर सारे कोर्स मौजूद है, बट यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल ऑफ इट। उसके अंदर एक टॉपिक की जितनी डिटेल चाहिए वो काफी है, लेकिन सारे टॉपिक्स करने हैं जरूरी नहीं है जी। वर्ल्ड टाइम ने पब्लिश किया जी, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस। जी आसान में उनसे लेक्चर लेता हूं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की नहीं। ओके, सो द पॉइंट इज यस, तो वो पॉइंट ये है बेसिकली कि वो सारी बुक, क्योंकि सारी बुक सारा कोर्स है ना, आई हैव टू राइट, ताकि अगर कोई सारा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। लेकिन आपने अगर इस साल एग्जाम देना, यू डोंट हैव द टाइम, ना जरूरत है, इसमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। वो कौन से टॉपिक हैं ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा। तो जब यहाँ लेक्चर लेंगे यू विल गेट टू नो कि उसमें से कौन से टॉपिक रेलेवेंट है जी। अगर आपको समझ आ रही है, अब तो सुनिएगा प्लीज, अगर आपको समझ आ रही है लेक्चर प्लस माई बुक, you don't need anything else if you understand it। but अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही उससे, फिर दूसरी बुक ले ले। लेकिन एक बात जरा गौर से सुन ले प्लीज, एक बात जरा गौर सुनिएगा प्लीज, प्लीज गौर सुनिएगा, जरा गौर सुनिएगा प्लीज। पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक को मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। वेस्टर्न थिंकर्स हैं तो आप कहें कि मैंने 2 या 3 किताबों से पढ़ के करना है, दैट विल बी अ बैड थिंग फॉर यू। मैं फिर रिपीट करूं इसको, आप जो भी किताब लेनी है, प्लीज आई रिक्वेस्ट टेक वन सोर्स एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इट। अगर आपको समझ ना आए तो दूसरी, अगर समझ आ जाए डोंट स्टडी इट फ्रॉम अदर टॉपिक। पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा बुनियादी फर्क है, आप जितने ज्यादा सोर्सेज पढ़ेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे। द मोर नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट MAS के आप वर्ल्ड टाइम की बुक खरीदें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी, मैं आपको पहले इस दफा कह रहा हूं, आप कोई भी लें, अगर आप कोई एक बुक लेंगे, द मोर यू रीड द मोर यू गेट कंफ्यूज्ड। इन IR the more you read the more likely you get good marks। मेरी बुक सॉफ्ट में नहीं है, एक बात, यस प्रेफरेबली, हाँ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अच्छा आप जरा सुन लें, आखिरी जो मैं चलें बता दूं आपको, मेरी बुक सारे सिलेबस को कवर करती है। अब मैं अपनी बुक में और इन बुक्स में डिफरेंस बता देता हूं, चॉइस आपने करनी है, मैं डिफरेंस बता देता हूं। देखिए मेरी जब बुक कंपाइल करने का बेसिक पर्पस ये था
कि दो बेसिक चीजें थी, दो बेसिक पॉइंट थे। एक पॉइंट तो ये था कि ये जो किताबें हैं ये बड़ी जनरल किताबें हैं। मैंने जैसा कहा कि इसमें 80% 70% कोर्स आपसे रेलेवेंट नहीं होता, स्टूडेंट डोंट नो कि कौन सी चीज रेलेवेंट है कौन सी नहीं है। सो आई हैव कंपाइल्ड इट एंड आई हैव एडेड ओनली दोज टॉपिक्स एंड दोज डिटेल्स दैट आर रेलेवेंट फॉर एग्जाम। बाकियों को मैंने निकाल दिया पकड़ के, एक तो ये कर दिया। एंड सेकेंड पर्पज इज, जो बेसिक पर्पज था वो ये था कि अब आपको मेरी बुक में ये कंफर्म होगा कि ये टॉपिक इररिलेवेंट नहीं है, वो कोर्स में है, सिलेबस में है। एक बात तो ये, इन किताबों में कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बाज़ वक़्त हमें नहीं आइडिया होता, तो ये कंफ्यूजन। दूसरी चीज, इन किताबों के अंदर थेरेटिकल एक्सप्रेशन डिटेल्स बहुत अच्छी हैं। खासकर मैं जुड हार्मन की बात करूं तो जुड हार्मन की बुक में थेरेटिकल डिबेट बहुत ही आला है, बट उसमें स्ट्रक्चरिंग आपको शायद समझ ना आए। उसमें कौन सी चीज पहले लिखनी है, कौन सी चीज बाद में लिखनी है, हेडिंग कहां बनानी है, कौन सा पॉइंट किससे रिलेट करता है। ही हैज रिटन अ जनरली गुड एनालिटिकल बुक, लेकिन पेपर में आपने एज इट इज जैसे उसने लिखा है वैसे नहीं लिखना। पेपर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम माई बुक। अगर आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पता है कि कौन सी चीज कहां लिखनी है, कौन सी चीज पहले लिखनी है, हेडिंग कहां देनी है, वो फिर अगर आप कर सकते हैं, फिर आप बेशक जुड हार्मन ले लें, दैट विल बी ओके फॉर यू। जी आई डिड कैले की पार्ट में से डिफरेंट और सोर्सेस से, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से कंपाइल करके मैंने शॉर्ट कर दिया है। फेम, आई डू रिकमेंड दैट, बट प्रॉब्लम इज अगेन वेस्टर्न थॉट में, मुस्लिम थॉट में बहुत सी किताबें हैं, आपने कोई भी लेना है, एक सोर्स लेना है, टेक वन सोर्स जहां से आपको समझ आ रही है, जहां से भी आपको समझ आ रही है, बट टेक वन सोर्स प्लीज। मुझे नहीं पता अफसर, मुझे यकीन करें मैंने देखी भी नहीं, मेरे पास पड़ी है लेकिन आई हैवंट सीन द प्राइस। मुझे नहीं पता, ये वर्ल्ड टाइम वालों को कहेंगे आपको बता देंगे, वो डिलीवरी भी कर देंगे आपको। बट मेरा पॉइंट थोड़ा प्लीज गौर से सुने, आप जिस डिटेल पे जाना चाह रहे हैं, मेरी बुक उनके लिए अच्छी है जिन्हें स्ट्रक्चरिंग करना मुश्किल लगती है, आंसर की हेडिंग कहाँ लिखनी है कहाँ नहीं लिखनी, शॉर्ट कैसे करना है, कंट्रैक्ट कैसे करना है, वो उनके। जो बच्चे जनरली एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा रखते हैं और वो अपना एक्सप्रेशन मजीद इंप्रूव करना चाह रहे हैं और अच्छे एक्सप्रेशन को अपने अल्फाज में क्वेश्चन में डाल सकते हैं, उनके लिए मेरी बुक ना भी हो तो चल जाएगा। इट्स सिंपल। माई बुक, लेक्चर्स, लेकिन अगर मेरे बुक और लेक्चर से आपको समझ भी आ जाए, मेरी बुक ले लें और लेक्चर ले लें और उसमें से अगर आपको समझ भी आ जाए, तो आप मैक्सिमम कितने मार्क्स ले सकते हैं, मेरे ख्याल में डिपेंड करता है फिर आप उसमें से समझ के कितना अच्छा लिख पाते हैं। अगर अपने अल्फाज में अच्छा लिख पाते हैं तो आप आराम से जितना हाईएस्ट स्कोर आते हैं आप कर सकते हैं। यू कैन टेक इट। ओके जी, आई गेस लेट्स मूव टू द टॉपिक। शुड वी मूव? ओके, अच्छा, अब लेक्चर का पैटर्न ये होगा जी, जरा सुनिएगा। लेक्चर्स का पैटर्न ये होगा कि बिकॉज देयर आर 108 स्टूडेंट्स राइट नाउ, तो आई एक्सपेक्ट कि 110 तक शायद हो जाएं। एक्सप्रेशन का सारे मतलब ये होता है कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, मतलब आप कितने अच्छे वोकेबलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमले कितने अच्छा लिख रहे हैं, ये मतलब है इसका। पैराग्राफ कितने अच्छे बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो पैटर्न ये होगा जी कि हम क्लास होगी तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की और 15 से 20 मिनट आखिर में आप सवाल पूछेंगे। दरमियान में आप सवाल पूछ सकते हैं, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं जवाब दूंगा, नहीं लगा तो आप माइंड ना कीजिएगा, आई विल आंसर इट एट द एंड, बिकॉज फिर वो लेक्चर रेलिवेंट नहीं होगा, वो लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आई यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बट अगर मुझे लगा क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है तो आपने उसको सीरियस नहीं लेना। आपने देखना चाहिए सर ने जवाब नहीं दिया इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सर बाद में इस पर डील कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा और हम आगे चलेंगे। तो कंसेक्टिवली 1 आवर 10 मिनट्स के करीब हम लेक्चर लेंगे, आखिरी 15 से 20 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए होगा। इज इट फाइन? जी अमीर हमजा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं अगर मुझे लगा तो मैं उसका आंसर दूंगा, आप जरूर पूछिएगा। बट अगर आपको मुझे लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है ना, आपने सवाल पूछा, हो सकता है मैंने एंगल छोड़ दिया हो, आपके सवाल से मुझे याद आ जाएगा हाँ भाई मैंने ये भूल गया था, लेट मी से इट। लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो फिर मैं आखिर में जाके जवाब दूंगा। ओके, नहीं अभी तो हमने 1:30 पे खत्म करना है, अगले 30 मिनट्स में खत्म करना है। सो आज तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास से अप्लाई होगा। आज मैं कोशिश करूंगा आखिरी 5-10 मिनट आपके लिए छोड़ दूं, 5-10 मिनट आपके लिए रखूंगा, वो उसमें छोटा सवाल हो जाएगा। Okay, let's begin with
जी साजिद मिल जाएगी, मैं आज वो भी मेल कर दूंगा आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट विद वेस्टर्न थिंकर्स जी। हम थिंकर से शुरू करेंगे और सबसे पहले शुरू करेंगे वेस्टर्न से, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, जब आप इस सेक्शन में जाते हैं, थिंकर्स के सेक्शन में जाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जरा गौर से सुनिएगा। वेस्टर्न थिंकर्स हो या मुस्लिम थिंकर्स हो, इसमें सवाल आते हैं 4 और आपको अटेम्प्ट करने हैं 2। लास्ट 2 साल से 19 और 20 में उसने थिंकर के ऊपर 1 या 2 सवाल देता है, बाकी 2 सवाल वो मुस्लिम से उठाने के बजाय वो पेपर 1 के सेक्शन 2 में से उठा लेता है, आखिरी सेक्शन में से उठा लेता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में से। वो बेशक अगले सेक्शन में से उठा ले, कोर्स में तो है ना, वो फेडरेशन में पूछ लेगा, वो सॉवरेनिटी में पूछ लेगा, वो पूछ सकता है। लेकिन आप परेशान न होइएगा, हम बहरहाल हम थिंकर ही पढ़ेंगे इस सेक्शन में, और थिंकर पे सवाल देगा, 1 हो 2 हो या 4 हो, हिस्टोरिकली 4 ही आते रहे हैं। सिलेबस में अभी तक यही लिखा हुआ है कि उसमें 4 सवाल होंगे, लिखा हुआ है 50% मार्क्स होंगे यहां से। लेकिन अगर वो ना दे, इफ ही डज नॉट गिव ऑल क्वेश्चंस ऑन थिंकर्स, डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड, वो सिलेबस के दूसरे पार्ट से उठाकर पहले डाल देगा। ये बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 19-20 में ये थोड़ा प्रॉब्लम आया था, बट वैसे यूजली प्रॉब्लम नहीं होता ये वाला। ओके, नाउ थिंकर्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ऑब्वियसली हम डिस्कशन तो अभी शुरू करेंगे, बट फ्यू थिंग्स दैट इफ यू ऐड इन योर आंसर, you are likely to increase your marks if you add following points. जी साजिद, एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ पॉइंट इज, इस सेक्शन में, थिंकर वाले सेक्शन में कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं। अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स एवरेज आ जाएंगे। वो क्या चीजें हैं, सुन लें प्लीज, नोट इट डाउन। फर्स्ट, जब थिंकर पे सवाल आए, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू विल बी आस्क्ड टू राइट द थिंकर्स फिलॉसफी, सो डोंट ऐड योर ओन फिलॉसफी। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट इशू, ये मैटर नहीं करता। वो थिंकर क्या कह रहा है, मार्क्स का आइडिया है तो मार्क्स क्या कह रहा है, प्लेटो का आइडिया है तो प्लेटो क्या कह रहा है। अगर आप अपनी फिलॉसफी मार देंगे कि नहीं उसने गलत कहा था, ये ठीक बात है, और एग्जामिनर ने ये ना पूछा कि आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो थिंकर्स में फोकस शुड बी ऑन थिंकर्स फिलॉसफी, अ पर्टिकुलर पर्सन्स फिलॉसफी, एंड इफ एग्जामिनर आस्क्स योर व्यू, ओनली देन यू शुड ऐड इट। अगर एग्जामिनर ना पूछे, आपने अपना ओपिनियन नहीं देना। जो उसने कहा है वो लिखना है, जो उसने नहीं कहा उस पर आपने बात ही नहीं करनी। यू डोंट नीड टू टॉक ऑन दैट। तो मैं एक जुमला बार बार कहूंगा आपको, आपने फिलोसोफर नहीं बनना। आप फिलोसोफर की फिलॉसफी लिखनी है, खुद फिलोसोफर नहीं बनना। ये असूल याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट है। सेकंड, whenever thinkers philosophy comes in exam, second pointer, you must add the reasons why the thinker gave the philosophy. What factors influenced that thinker to write his philosophy? हम प्लेटो की आइडियल स्टेट आज बात करेंगे। तो प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट दी, क्यों दी भाई? कौन से फैक्टर्स थे जिसने मजबूर किया दैट ही शुड राइट ऑन द आइडियल स्टेट? मार्क्स ने अपनी फिलॉसफी दी, क्यों दी? व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मार्क्स सो दैट ही कुड राइट हिज थ्योरी? अल्लामा इकबाल ने उम्मा का कॉन्सेप्ट दिया, क्यों दिया उम्मा का कॉन्सेप्ट? वो उम्मा का कॉन्सेप्ट है क्या, वो तो लिखेंगे, बट क्यों दिया कॉन्सेप्ट? तो हर थिंकर ने जो थ्योरी दी उसके पीछे रीजंस क्या थे, कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो हम साथ लिखेंगे। एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, थ्योरी से पहले कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, you can quote the thinker or any other thinker in your answer.
आप प्लेटो पे लिख रहे हैं तो प्लेटो को कोट कर सकते हैं, अरिस्टोटल को कोट कर सकते हैं, मॉन्टेस को कोट कर सकते हैं, किसी थिंकर को कोट कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कर सकते, जुड हार्मन को नहीं कर सकते, बंदारी को राइटर है उसको नहीं कर सकते, मुझे कोट नहीं कर सकते आप। यू कांट कोट एनीबॉडी, यू कैन ओनली कोट अ थिंकर। जिसकी फिलॉसफी है उसको तो कोट करना चाहिए, बट साथ किसी और को, बट यू मस्ट ऐड एटलीस्ट 1 or 2 कोट्स इन योर आंसर्स। आई रिपीट जी, थिंकर्स के आंसर में यू मस्ट कोट द थिंकर्स, यू मस्ट कोट द थिंकर्स। प्लेटो है तो प्लेटो को कोट करें, या अरिस्टोटल को कोट करें, या मैकियावेली को कोट करें। आप किसी थिंकर कोट करेंगे, आम किसी किताब को, आम किसी राइटर को नहीं कोट करना। प्रेफरेबली आपने कोट करना है उस थिंकर को जिसकी फिलॉसफी कोट करना है। 1 या 2 कोटेशन आपने ऐड करनी है उसके अंदर। लास्ट पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट, वेयर एप्लीकेबल, जहां जरूरी हो, एड फ्लो चार्ट डायग्राम्स इन एक्सप्लेनिंग द फिलॉसफी। चार्ट बनाएं, डायग्राम बनाएं, जहां आप समझते हैं कि जरूरी है उस थ्योरी को एक्सप्लेनेशन में। सो एडिंग फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स is essential in getting good marks. These are key things जी, ये आप अपने आंसर में लाजमी याद रखिएगा, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्लेटो। अब ये प्लेटो को मैं स्टार्ट करता हूं। प्लेटो की डेट ऑफ बर्थ है 427 BC and he died 347 BC. Yes, 427 से 347 BC. Yes, you can say it. 427 से 347 जी। डेट्स उम्र आप 49 लिखिए, बट इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 427 या 28 दो डेट्स आपको मिलेंगी, आप कोई एक चूज कर लें उसमें से। नाउ he was born in 427 BC, he died in 347 BC. अच्छा, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम पहले वेरी ब्रीफली 2 मिनट के अंदर अंदर वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बायोग्राफी ऑफ दैट थिंकर। हम उस थिंकर की बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। बायोग्राफी से मतलब है वो कहाँ पैदा हुआ, उसने किताबें कौन सी लिखी, तालीम कहाँ से हासिल की, जॉब क्या की, बेसिक बायोग्राफी लिखेंगे। बायोग्राफी में थोड़ा तेज बोलूंगा, और अगर आप बायोग्राफी मिस कर दें, विकिपीडिया जिंदाबाद, वो है आपके पास, आप देख सकते हैं। बट बायोग्राफी आप अपने आंसर के अंदर नहीं लिखेंगे। यू विल नॉट नीड टू राइट द बायोग्राफी इन योर आंसर्स। फिर रिपीट करो, फिर क्यों हम बायोग्राफी पढ़ते हैं? इसलिए बिकॉज के बायोग्राफी से आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं। जी एग्जैक्टली करण, वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो आप जनरली देख सकते हैं। उसमें से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको बता दिया करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लेटोज बायोग्राफी। पेपर में नहीं लिखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, कल ना गएगा, सर ने कहा था आपने लेक्चर इज समथिंग डिफरेंट, तो आपने पेपर में नहीं लिखनी प्लीज, ना इंट्रोडक्शन में, ना बैकग्राउंड में, किसी जगह नहीं लिखनी, कहीं भी नहीं बात करनी इसमें। प्लेटो वॉज बॉर्न इन एथेंस। ही वॉज बॉर्न इन एथेंस, जो आजकल ग्रीस में है। एथेंस वॉज अ सिटी स्टेट एट दैट टाइम। Athens was a city state during his time. City state से मतलब है, it was a complete country, it was a complete state, but it consisted of only one city. Fiza, no. Answer is no. City state means that a state, an entire country which consisted of one city. एक ही शहर था उस मुल्क के अंदर, and that was a complete independent state. तो उस जमाने में एथेंस, तो पूरे एरिया का नाम था ग्रीस, और उसके अंदर एथेंस वाज अ कंप्लीट सिटी। क्या किसी और सिटी स्टेट का नाम आता है किसी को? डू यू नो एनी अदर सिटी स्टेट? अगर आप मूवीज देखने के शौकीन है तो आपको पता होगा। स्पार्टा, एग्जैक्टली, गुड। वेटिकन बाद में आया था, बट स्पार्टा जी, एग्जैक्टली।
ना रोमन्स भी बाद में आए थे। सो सिटी स्टेट एक और एग्जाम्पल आप दे देंगे उसकी, स्पार्टा की। बट ही वॉज बॉर्न इन एथेंस, एथेंस में पैदा हुआ। He got his early education at home, शुरू की एजुकेशन घर से ली। later on he became the student of Socrates. Later on he became the student of Socrates, सुकरात का स्टूडेंट बना, and he remained the student of Socrates until Socrates was executed. Socrates को बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, तब तक जो प्लेटो था, he remained his student. After the execution of Socrates, Plato left Athens. वो एथेंस से बाहर चला गया. He visited different areas. Ultimately, he returned back to Athens. Ultimately, वापस आए एथेंस में, and he established an institution in Athens which is called academy. Academy was the institution that Plato established after the death of Socrates. ये उसका नाम था, सिर्फ academy. Plato spent all his life, all his remaining life, reading, writing, and teaching in academy. बाकी सारी उम्र वो एकेडमी में पढ़ाता रहा, लिखता रहा और साथ में पढ़ता रहा. So he started reading, writing and teaching in academy throughout his life. Plato wrote 3 books and they are very important ones. He wrote 3 books. Republic, Statesman, Laws. He wrote 3 books. Republic पहली किताब है, दूसरी है Statesman और तीसरी है Laws. ये 3 किताबें प्लेटो ने लिखी. एंड दिस इज, ही डाइड इन 347 BCG, बाद में मर गया वो. ये बेसिकली उसकी बेसिक बायोग्राफी है. और उसके हवाले से ये 3 फैक्ट्स आप ध्यान में रखिए. डेट ऑफ बर्थ तो ध्यान में रखिएगा, बट ये 3 फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा. ही वॉज बॉर्न इन एथेंस, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, he established academy, he wrote 3 books, Republic, Statesman, Laws. ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जी. MCQs अक्सर आ जाते हैं इसके ऊपर. लेट्स सी कि उस पर सवाल किस तरह से आता है. जजीना गूगल में लिखा होगा, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं कब बनाई थी, वो लिखा होगा उसके अंदर. नाउ द पॉइंट इज, हम जब लिखेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे प्लेटो पे, सबसे पहले देखेंगे उसमें सवाल किस तरह से आता है. The question on Plato is most likely to be asked on his theory of ideal state. Most likely is the question on his ideal state, theory of ideal state, or most likely second chance ये है कि वो पूछ ले about his republic. Republic क्या है? What is republic? Anybody? The book, जो किताब उसने लिखी थी उसका नाम है रिपब्लिक. तो एग्जामिनर रिपब्लिक पे पूछ सकता है. आर लेस लाइकली, बट ही कैन आल्सो आस्क यू अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग. He can ask you about his philosopher king. ये 3 टर्म्स यूज हो सकती हैं मोस्ट लाइकली, बट इन एनी वे आंसर विल बी द सेम. आंसर सेम होगा, आंसर एक ही होगा. नाउ व्हाट वी विल डू इज, क्योंकि उसकी जो किताब है रिपब्लिक, इस किताब के अंदर ही टॉक्ड अबाउट द आइडियल स्टेट एज वेल एज द फिलोसोफर किंग. बात एक ही है, किताब पे आ जाए सवाल या इन पे आ जाए, आंसर विल बी द सेम वन. लेट्स स्टार्ट हिज आइडियल स्टेट. उसके अंदर से ही हम फिलोसोफर किंग को डिराइव करेंगे. लेट्स स्टार्ट हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट. बट मैंने मरियम, ये बाद में आपको समझ आएगी, अभी फिलोसोफर किंग समझ नहीं आएगा, मैंने इसे मिटा दिया, अभी आएगा उसके ऊपर. अच्छा, मेरा एक सवाल है,
हम जब प्लेटो की थ्योरी का आंसर लिखेंगे तो हम सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे? व्हाट विल वी राइट फर्स्ट? कहां से शुरू करेंगे? कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। व्हाई ही राइट द थ्योरी, वजह क्या थी? व्हाई ही राइट द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, क्यों लिखी उसने? अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप जरा देखिएगा जी, देयर वर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्लेटो टू गिव द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। दो फैक्टर्स थे। One was the issue of the fact that, देखिए मेरा एक सवाल है आपसे, एक छोटी सी बात जरा जवाब दीजिएगा प्लीज। प्लेटो के वक्त में स्टेट ऑलरेडी मौजूद थी, स्टेट वाज ऑलरेडी देयर, उससे पहले भी स्टेट मौजूद थी, और स्टेट चल भी रही थी, ठीक चल रही थी। और एथेंस के अंदर जो सिटी स्टेट थी, वहां पे था एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मींस वहां पे अवाम के नुमाइंदे नहीं होते थे, पीपल यूज टू रूल डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, एथेंस जो सिटी है, उसमें कोई डिसीजन करना हो, कोई टैक्स करना हो, एनीथिंग दैट दे हैड टू डिसाइड, दे ऑल वुड सिट इन वन प्लेस। वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होंगे एंड दे वुड टेक डिसीजंस कंबाइनली, मिलकर डिसीजन करेंगे। कोई हुक्मरान नहीं है, कोई वजीर नहीं है, एवरीबॉडी इज द वजीर, एवरीबॉडी इज द पीपल, अवाम वही है, रूलर भी वही है, दे डिसाइड कलेक्टिवली। क्या हम मॉडर्न दौर में ऐसा ही करते हैं पाकिस्तान के अंदर या अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर? वी डोंट। आजकल हम क्या करते हैं? वी चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नुमाइंदे होते हैं और वो नुमाइंदे हमें गवर्न कर रहे होते हैं। बट हियर पीपल यूज टू रूल डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और हम जिस दौर में रह रहे हैं, साथ में बिल्कुल ठीक है, उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। सो एथेंस में थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब एथेंस में थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो उसको क्रिटिसाइज किया था प्लेटो के टीचर ने, जिसका नाम था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस criticized the Athenian direct democracy. He called it a corrupt system, a bad system. As a result of which, Socrates was executed. Socrates को execute कर दिया गया। Why you are criticizing democracy? State ने उसे जहर का प्याला दिया और उसे मौत की सजा दे दी। उस वक्त डेथ पेनल्टी फांसी नहीं होती थी, जहर का प्याला होता था। Socrates died. But Plato became disillusioned. Plato became disrespectful to that direct democracy which could not tolerate, and executed his teacher Socrates. He believed that this cannot be a good system which is unable to tolerate the teachers like Socrates. Therefore, he developed a hatred for the direct democracy. It's a bad system. It's a bad system that executes people who differ with it. Therefore, if it's a bad system, then what should be the ideal system? That is why he gave the theory of ideal state. So Plato gave ideal state theory in order to reject and criticize direct democracy, which was responsible for executing his teachers. In other words, if Athens would not have executed the Socrates, Plato would never have written his theory of ideal state. So he wrote in response to the cruelty done to his teacher. आसान देसी लफ्जों में उसके उस्ताद को एग्जीक्यूट किया गया और उसने उसके बदले में he started writing on ये बुरा सिस्टम है, मेरे टीचर को एग्जीक्यूट किया गया, and he started developing an alternative theory, and that's what we call the ideal state. ये होती है टीचर की रिस्पेक्ट, by the way. Second, important, the second reason, it was the defeat of Athens at the hands of Sparta in Peloponnesian War.
Thank you. Defeat of Athens at the hands of Sparta. 2. The Athens